मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए न्यू सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और जो पेपर हम पढ़ाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीन वन। इलेक्ट्रिकल मशीन वन बोलिए या उसको हम लोग डीसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली मशीन को दो पेपर में बांट दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन पेपर को दो अलग अलग पेपर में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो पेपर है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन वन और दूसरा पेपर है इलेक्ट्रिकल मशीन टू। इलेक्ट्रिकल मशीन वन में हम लोगों को जो है कि 5 यूनिट पढ़ना है। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन टू में भी हम लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोगों को 9 यूनिट पढ़ना है। और आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन पेपर है ये आपके लिए कोर पेपर है। इससे सभी पब्लिक सेक्टर एग्जाम में जितना भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम होता है, जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है, सभी एग्जाम में लगभग 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहेगा आउट ऑफ 100 सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन पेपर से। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से इस पेपर को पढ़ना होगा और अच्छे तरीके से अपने बेस को मजबूत करना होगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए फर्स्ट पेपर है इलेक्ट्रिकल मशीन वन, जिसको हम लोग डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर कहते हैं, वही स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर और सब्जेक्ट का नाम हो गया, पेपर का नाम हो गया डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये पेपर जो है कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपको बताएं कि एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन वन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन वन। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन वन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन वन फर्स्ट पेपर है ये इलेक्ट्रिकल मशीन वन। एक्चुअली मशीन जो पेपर है, इस मशीन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन वन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन टू। ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन वन है, इसी को डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में इस पेपर को नाम दिया गया है डीसी मशीन। क्या नाम दिया गया है? डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। समझ में आ रहा है बात को? और इलेक्ट्रिकल मशीन टू, इसको हम लोग कहते हैं एसी मशीन। पॉलिटेक्निक में इसी को नाम दिया गया है एसी मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन टू न कह के हम लोग क्या कहते हैं? एसी मशीन कहते हैं। ये जो है फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों को पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर जो, जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो हम लोग जो है कि डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स पे ही फोकस करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है एसी मशीन, अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा फिफ्थ सेमेस्टर में एसी मशीन पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, इस डीसी मशीन में आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है। टोटल कितना है हमारा? 5 यूनिट्स पर हम लोग फोकस करेंगे। कौन सा यूनिट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। साथ साथ कौन सा बुक आपको लेना है
बुक के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और वही बुक जो है कि सेम बुक आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए भी जो है कि यूजफुल होगा। सेम बुक जो है कि इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के लिए आपको जो है कि इस्तेमाल करना, अलग बुक जो है कि नहीं खरीदना है। लेकिन एसी मशीन में आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेगा, 4 यूनिट। तो ओवरऑल देखा जाए ये 5 यूनिट प्लस ये 4 यूनिट, टोटल 9 यूनिट आपको जो है कि पढ़ना है कह सकते हो मशीन पेपर में। इलेक्ट्रिकल मशीन पेपर में आपको 9 यूनिट पढ़ना है। और ये 9 यूनिट पढ़ने के बाद आपका जो पब्लिक सेक्टर एग्जाम, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जितना भी पब्लिक सेक्टर एग्जाम जैसे एनटीपीसी हो गया, है ना, भेल हो गया, आईओसीएल हो गया, इस तरह का जितना भी हमारा एग्जाम है, जब आप अपेयर हो गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 20 to 25 या 30 भी कर सकते हो, 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ, इतना मार्क्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन से पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा जाता है। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर? इसीलिए कहे कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कोर पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो बुक तो लेना ही होगा और साथ साथ अच्छे तरीके से जो है कि एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, तभी जाके ये 20 to 30 मार्क्स आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। और उसको जो है कि आप एक तरह से कहो कि 20 to 30 मार्क्स जो है कि जो आएगा उसको आप ग्रैब कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, और तभी जाके वो मार्क्स जो है कि आपको मिलेगा। तो मेहनत करना होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो फोकस करेंगे वो डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स पे फोकस करने जा रहे हैं। तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन 1 भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स। अब देखिए समझिएगा, डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जैसे कि आपको पता है इसमें हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है। कौन सा यूनिट है? फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डीसी जनरेटर। हम सिलेबस के अनुसार आ रहे हैं, डीसी जनरेटर। पहला जो यूनिट है वो हम लोग को पढ़ना है डीसी जनरेटर, फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1। उसके बाद यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के बारे में, डीसी मोटर के बारे में। फर्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। सेकेंड यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के बारे में। उसके बाद यूनिट 3 में आएंगे, यूनिट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद यूनिट 4 में हम लोगों को इसमें पढ़ना है 3 फेज ट्रांसफार्मर। जब हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर बहुत आसान हो जाएगा समझना। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में यदि हम जाते हैं तो यूनिट नंबर 5 में हम लोगों को स्पेशल ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल ट्रांसफार्मर। तो ये 5 यूनिट है जो कि हम लोगों को डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स में पढ़ना है। यूनिट 1 डीसी जनरेटर, यूनिट 2 डीसी मोटर, यूनिट 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यूनिट 4 3 फेज ट्रांसफार्मर और यूनिट 5 स्पेशल ट्रांसफार्मर। यदि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो आपको बता देते हैं कि जनरेटर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डीसी मोटर से लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 मार्क्स कितना है हमारा? 30 मार्क्स। उसके बाद यूनिट 4 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट 5 स्पेशल ट्रांसफार्मर, इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स। ओवरऑल यदि आप देखो, टोटल करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 10 20 और ये हो गया मेरा 30, कितना हो गया हमारा 50 और 10 60 और 8 68 और 2 कितना हो गया टोटल 70। तो ओवरऑल देखा जाए तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, 70 मार्क्स, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है पैटर्न ऑफ एग्जाम पूरी तरह से आप लोग जो है कि वाकिफ हो, लेकिन लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लेटरल एंट्री में आए हैं 4th सेमेस्टर में, उसके लिए जो है कि जानना चाहिए कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम कैसा होता है, मार्क्स किस तरह जो है कि क्वेश्चंस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो है कि जो भी स्टूडेंट्स 3rd सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में आए हैं, तो ये पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में वो जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, ठीक है ना। तो टोटल हो गया मेरा 20 मार्क्स। टोटल कितना हो गया मेरा 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस, और ईच क्वेश्चंस विल कैरी 4 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस विल कैरी 4 मार्क्स, तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, विथ प्रॉपर सुटेबल डायग्राम, और एक्सप्लेन करना होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये भी जो है कि 5 क्वेश्चंस रहता है, और हर एक क्वेश्चन जो है कि 6 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, एंड टोटल हो जाएगा हमारा 30 मार्क्स। तो यदि आप ऐड करके देखो, ठीक है ना, तो टोटल कितना आ जा रहा है हमारा 70 मार्क्स का जो है कि टोटल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है SBT एग्जाम में, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, दिस इज द एक्चुअल एग्जाम पैटर्न। समझ में आ रहा है चीज को यहाँ पर। तो ये लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए हो गया, जो कि एक तरह से न्यू है, ठीक है, पॉलिटेक्निक के लिए। और जो 3rd सेमेस्टर पढ़ के आया है तो वो इस पैटर्न के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस 20 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चंस 30 मार्क्स। यदि ऐड करते हैं तो 70 मार्क्स, और मार्क्स को इसी तरह जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यदि हम फोकस करें, ठीक है, ये 5 यूनिट पर, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा यूनिट है मेरा? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और साथ साथ जैसे कि आपको बताएं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यदि आप पढ़ लेते हो तो 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है कि बहुत आसान हो जाएगा, और ये दोनों हम लोग साथ ही पढ़ाते हैं। और इसके अलावा देखो एक स्पेशल ट्रांसफार्मर भी है। तो एक तरह से यदि हम ट्रांसफार्मर स्टार्ट करें तो ये तीनों यूनिट एक साथ कवर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर यदि हम स्टार्ट करें तो ये तीनों यूनिट एक साथ कवर हो जाएगा, जिसमें से 30 + 10 40, और एक तरह से 10 धर के चलो तो देखिए, या फिर 8 ही धरते हैं तो कितना 48 मार्क्स का, मतलब आउट ऑफ 70 48 मार्क्स का जो है कि आप आसानी से ये तीनों यूनिट से क्वेश्चन जो है कि अटेम्प्ट कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। उसके बाद हम लोग जो है कि DC जनरेटर और DC मोटर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम नंबर वाइज देखते हुए, नंबर पर फोकस करते हुए, ठीक है ना, हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सबसे पहला जो है हमारा, जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद तुरंत हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे, फिर स्पेशल ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यदि हम पढ़ लेते हैं तो 3 फेज ट्रांसफार्मर और स्पेशल ट्रांसफार्मर जो है कि फिर बता दें बहुत आसान हो जाएगा चीज़ समझने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो है कि हम सबसे पहले यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4th, फिर 5th और फाइनली 1 और 2, ठीक है। जहाँ तक बुक का सवाल है तो कौन सा बुक आपको लेना है, तो बुक के लिए यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के लिए, डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर के लिए, जैसे कि आपको बताएं कि जो बुक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो 4th सेमेस्टर में भी काम करेगा और साथ साथ जो है कि 5th सेमेस्टर में भी काम करेगा। तो एक तरह से दोनों सेमेस्टर के लिए हो जाएगा, इसलिए जो है उसी तरह का बुक रिकमेंड करना चाहिए। तो वो जो बुक है आपको BL थ्रेजा का बुक है। BL थ्रेजा का बुक बहुत अच्छा बुक है, इस जो कि डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा चलता है ये किताब। BL थ्रेजा वन ऑफ द बेस्ट बुक, समझ में आ रहा बात को यहाँ पर। और ये जो है S चांद पब्लिकेशन का बुक आता है, S चांद पब्लिकेशन का बुक है BL थ्रेजा, काफ़ी अच्छा बुक है। उसके बाद सेकंड बुक जो हम रिकमेंड करेंगे वो है JB गुप्ता का बुक, JB गुप्ता, ठीक है। JB गुप्ता का इलेक्ट्रिकल मशीन बुक आता है जिसमें आपको दोनों पेपर मिल जाएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है ना। JB गुप्ता ये जो है आपको कटारिया पब्लिकेशन का आता है, कटारिया पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है। और थर्ड बुक जो है, जो कि एक तरह से नोट्स है, ठीक है, बहुत अच्छा है बुक है अशफाक हुसैन का, अशफाक हुसैन, ठीक है। तो ये बुक भी आप चाहो तो रिकमेंड कर सकते हो, इसको भी आप जो है कि पढ़ सकते हो। ये धनपत राय, ठीक है ना, पब्लिकेशन का बुक है। तो ये तीनों बुक है जो कि आप कोई एक बुक भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ तक तुम लोग कहते हो कि सर कोई एक बुक बताइए, तो हम कहेंगे BL थ्रेजा का किताब आप ले लो, BL थ्रेजा का किताब ले लो। ये बुक जो है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। BL थ्रेजा का बुक ले लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कि सारा चीज़ को डिटेल किया गया है और लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है। तो आप जब खुद से पढ़िएगा तो चीज़ जो है अच्छे तरीके से और ईजी वे में समझ में आएगा। इसलिए BL थ्रेजा का बुक जो है कि खरीदना है, ठीक है। और उसके बाद यदि सपोज ये नहीं मिलता है तब JB गुप्ता और फाइनली अशफाक हुसैन का बुक आप ले सकते हो, लेकिन मेन बुक जो है वो BL थ्रेजा का बुक है। ऐसे तो बहुत सारा बुक है, PS बिमरा का किताब आता है, नागरत्न कोठारी का किताब आता है, डिफरेंट बुक्स है। बुक्स कोई ख़राब नहीं होता, पढ़ने वाले पर निर्भर करता। आपको पता है कि हम लोग जो है कि यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यदि हम डिस्कस कर लें तो 3 फेज ट्रांसफार्मर और स्पेशल ट्रांसफार्मर भी हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, और लगभग मैक्सिमम मार्क्स जो है कि हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग एक एक करके सभी यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ले। यूनिट 1, यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है DC जनरेटर और DC मोटर। उसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर पर फोकस करना है। तो आपको बता दें ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है इसको DC जनरेटर और DC मोटर न कह के हम सीधे सीधी DC मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे? DC मशीन। जब हम वर्ड DC मशीन यूज कर रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि DC मशीन कहने का मतलब सर कि DC मशीन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं DC जनरेटर और दूसरे को कहते हैं DC मोटर। क्या कहते हैं? एक को हम लोग कहते हैं DC जनरेटर और दूसरा हो गया DC मोटर। एक्चुअली मशीन को ही 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, पूरे मशीन को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। आपको बता दें कि मशीन को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं AC मशीन और दूसरे को कहते हैं DC मशीन। क्या कहते हैं? AC मशीन और DC मशीन। मशीन को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। मशीन को 2 पार्ट में जो है कि डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम लोग कहते हैं DC मशीन, जो हम लोगों को
इस सेमेस्टर में पढ़ना है, और दूसरा हो गया मेरा एसी मशीन। समझ में आ रहा है चीज को यहाँ पर। अब डीसी मशीन को फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। डीसी मशीन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक हो गया मेरा डीसी जनरेटर, क्या हो गया, डीसी जनरेटर, और उसके बाद दूसरा जो है वो है डीसी मोटर। बिल्कुल सेम वे में एसी मशीन को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एसी मशीन को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है ना। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, और फिर दूसरा हो गया एसी मोटर, ठीक है, एसी मोटर। तो दो तरह का मशीन हो गया, एक जनरेटर और दूसरा क्या हो गया, मोटर। फोकस करें तो एक्चुअली मशीन है क्या। तो जैसे कि आप लोग 3 इडियट्स फिल्म देखे होंगे, जिसमें मशीन का बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया था। याद होगा, आमिर खान द्वारा एक अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया था कि मशीन इज वन विच मेक्स द टास्क इजियर। मतलब मशीन एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा टूल है जो कि कार्य को बहुत आसान बनाने का काम करता है। बहुत अच्छा डेफिनेशन था, सिंपल लैंग्वेज में चीज को समझाया गया था। वहां पर बताया गया था कि मशीन के मदद से हम किसी भी टास्क को आसान बना लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क को क्या किया गया है, इजी कर लिया जाता है। अब ये टास्क इजी एक्चुअली होता कैसे है, तो आपको बता दें कि मशीन करता क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ पर ले, तो जैसे कि आपको बताएं कि जनरेटर। अब जैसे कि आप देख सकते हो जनरेटर क्या करेगा, तो जनरेटर ये क्या करता है, जब हम मैकेनिकल पावर जनरेटर के ऊपर देते हैं, तो जनरेटर क्या करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, ए जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा चीज को। बिल्कुल उसी तरह यदि हम मोटर की बात करें, तो मोटर क्या है, मोटर भी एक मशीन है जिसके माध्यम से हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब, जैसे कि मोटर क्या है, मोटर के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, और फाइनली वो मोटर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मतलब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए मोटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब सर, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो जो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, ये दोनों क्या कर रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने का काम कर रहा है, और इसी एनर्जी को चेंज करके और फिर क्या करता है, कोई भी कार्य को, कोई भी टास्क को इजी करने का काम करता है। समझ में आ रहा है बात को। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में मशीन को डिफाइन किया गया है, इट इज ए टूल्स और एन इक्विपमेंट विच मेक्स द टास्क इजियर। किसी भी कार्य को आसान बना देता है, उसको हम लोग मशीन कहते हैं। लेकिन हम लोग जनरेटर और मोटर की बात करें तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जनरेटर इट इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड मोटर इट इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है चीज को यहाँ पर। तो जनरेटर और मोटर के बारे में, एक्चुअली जनरेटर और मोटर दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। ये दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। अब कह सकते हो कि सर, इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्यों कहा जाता है, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन क्यों कहा जाता है। एक्चुअली इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे कि आपको बताए कि जब हम जनरेटर के ऊपर कुछ मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तो इस मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट देगा। तो आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा। क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा।
तो आप देख सकते हो कि जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। वही जब मोटर की बात करें तो मोटर के ऊपर हम क्या करेंगे, मोटर के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे और ये मोटर हमको जो है कि मैकेनिकल आउटपुट देगा। तो आप देख सकते हो यदि दोनों में देखो तो काफ़ी सिमिलरिटी है। एक मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। मतलब दोनों में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जरूर है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसलिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को कंबाइन करके हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, हम क्या कह सकते हैं, बोथ आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। समझ में आ रहा है चीज को यहाँ पर। तो हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि अभी हम आपको डिफाइन किए कि मशीन क्या है, डीसी जनरेटर क्या है और डीसी मोटर क्या है। ये दोनों जो है कि क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। और जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that energy can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है ना हमारा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और मोटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम कर रहा है। तो जब हम लोग जनरेटर और मोटर जब स्टार्ट करेंगे तो जनरेटर मोटर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरेटर और मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जनरेटर और मोटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। तो आपको बता दो कि किसी भी मशीन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना, दो इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा भी और पार्ट है लेकिन दो इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर होगा। एक होगा मेरा स्टेटर और दूसरा होगा मेरा रोटर। स्टेटर और रोटर। स्टेटर इज कॉल्ड द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, स्टेटर इज कॉल्ड द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड रोटर इज कॉल्ड द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। समझ में आ रहा है बात को। रोटर मतलब जो रोटेटिंग पार्ट है, जो घूमता है, उसको हम लोग रोटर कहते हैं, और जो स्टेशनरी है मतलब जो स्थिर है, उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। तो स्टेटर और रोटर ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सभी मशीन में होते हैं, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, ठीक है ना, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। क्लियर है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल पार्ट्स के बारे में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। कोर के बारे में बताया जाएगा, वाइंडिंग के बारे में बताया जाएगा, कॉम्यूटेटर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ब्रशेस के बारे में बताया जाएगा, स्लिपरिंग के बारे में बताया जाएगा, पूरे फ्रेम के बारे में बताया जाएगा जिसको हम लोग यॉक कहते हैं, है ना। तो एक एक करके इंडिविजुअल पार्ट्स, हर एक पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटर और मोटर से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे जो है कि वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे जनरेटर काम करता है और कैसे मोटर वर्क करता है, और जनरेटर और मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है ना। उसके बाद टॉर्क इक्वेशन डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को क्लासिफाई भी करेंगे। जैसे कि अभी आप देखें कि यहाँ पर मशीन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डीसी मशीन और एसी मशीन। डीसी मशीन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, और एसी मशीन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एसी जनरेटर और एसी मोटर। बिल्कुल जो है कि इसी को और क्लासिफिकेशन को अब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डीसी जनरेटर को भी क्लासिफाइड किया गया है तीन पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर,
दूसरे को कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और तीसरा होता है मेरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। उसके बाद सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज एक्साइटेड डीसी जनरेटर और करंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। उसके बाद सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को जो है कि फिर क्लासिफाइड किया गया है तीन टाइप में। एक को हम लोग कहते हैं सीरीज जनरेटर, उसके बाद कहते हैं शंट जनरेटर, उसके बाद कहते हैं कंपाउंड जनरेटर। आपको बता दें कि कंपाउंड जनरेटर को फिर क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में। एक को हम लोग कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरे को कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसी तरह क्लासिफिकेशन को और आगे की ओर बढ़ाया गया है, जो कि आगे चल के पूरे क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, और एक एक मशीन के बारे में जो है कि डिस्कस करते हुए जाएंगे। बिल्कुल सेम वे में डीसी मोटर को भी क्लासिफाइड किया गया है। डीसी मोटर को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं डीसी सीरीज मोटर, दूसरे को कहते हैं डीसी शंट मोटर, उसके बाद हम लोग कहते हैं डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है ना। डीसी कंपाउंड मोटर को फिर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, एक को कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। फिर आगे चल के देखोगे इसको भी फिर जो है कि और क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है ना, कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इस तरह जो है क्लासिफिकेशन को और जो है कि एलाबोरेट किया गया है, बढ़ाया गया है, और सभी मशीन का अलग अलग एप्लीकेशन है। तो ठीक है ना, तो जब हम इंडिविजुअल मशीन के बारे में, जब हम मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में, एक एक मशीन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको बताया कि एप्लीकेशन समझने के लिए कि किस मशीन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, ठीक है ना। मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर कि मशीन के ऊपर जब लोड देंगे तो मशीन का परफॉर्मेंस कैसा होगा। समझ में आ रहा बात को, जब लोड नहीं रहेगा तब मशीन का स्पीड क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, क्लियर है, करंट क्या जनरेट करेगा, वोल्टेज क्या जनरेट करेगा। इस तरह का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मशीन से रिलेटेड, ठीक है ना, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से रिलेटेड जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसी के आधार पर हम लोग सभी मशीन के एप्लीकेशन को भी डिसाइड करेंगे, जो कि हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है कि पढ़ेंगे कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, कैसे हम डीसी मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो मशीन के स्पीड को घटाया और बढ़ाया भी जाता है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम मशीन को चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए हम लोग किस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है स्टार्टर, स्टार्टर करने का मतलब मशीन को स्टार्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट, जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग स्टार्टर कहते हैं। तो स्टार्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्टार्टर का मेन पर्पस मशीन को स्टार्ट करना नहीं होता है, बल्कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना होता है। जब हम लोग डिटेल में जब मशीन को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में जब हम मशीन को चलाते हैं तो स्टार्टिंग करंट का वैल्यू काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह के करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो उसमें भी जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर है, जिसके बारे में हम लोग जो है कि डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यदि डीसी जनरेटर में बात करें तो इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जिसमें जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, कैसे हम इस आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करते हैं, कॉम्पेंसेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कॉम्यूटेशन के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में डिस्कस करेंगे वो है वाइंडिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाइंडिंग के बारे में, कि वाइंडिंग एक्चुअली किया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग के बारे में भी आपको हम बताएंगे इसमें, कि एक्चुअली मशीन में, डीसी मशीन में वाइंडिंग होता कैसे है, ठीक है ना। जैसे कि दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक को हम लोग कहते हैं लैप वाइंडिंग और एक को कहते हैं वेव वाइंडिंग। समझ में आ रहा है चीज़ को यहाँ पर, एक को कहते हैं हम लोग लैप वाइंडिंग, दूसरे को कहते हैं वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग कैसे किया जाता है, वेव वाइंडिंग कैसे किया जाता है मशीन में, तो पूरा अरेंजमेंट आपको बताया जाएगा, ठीक। और उसके बाद लैप वाइंडिंग कहाँ पर करना चाहिए और वेव वाइंडिंग कहाँ पर करना चाहिए,
किस तरह के मशीन में, ठीक है ना, कहाँ पर हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई पावर में जब ऐसा इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर कौन सा वाइंडिंग होगा, ठीक है ना, लो वोल्टेज, लो करंट, लो पावर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर क्या होगा। तो डिपेंडिंग ऑन ये सब चीज़, ठीक है ना, वोल्टेज, करंट, पावर, कहाँ पर किस चीज़ का कैसा हमारा एप्लीकेशन है, तो उसके आधार पर किस तरह का अरेंजमेंट कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को वाइंडिंग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो वाइंडिंग टॉपिक भी हम लोग जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए कि पूरा मशीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, समझ में आया बात को, स्पीड कंट्रोल पढ़ना है, स्टार्टिंग पढ़ना है, ठीक है ना, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टर्म्स है रिलेटेड टू डीसी मशीन, सभी चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर ये दोनों एक तरह से कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग डीसी मशीन कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर और स्पेशल ट्रांसफार्मर आ जाएगा। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है ना। जैसे ट्रांसफार्मर जो है कि आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जैसे कि आप देखे होंगे रोड के किनारे जो है कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना। तो ट्रांसफार्मर का एक्चुअली काम क्या होता है और ट्रांसफार्मर है क्या। अच्छा, बहुत स्टूडेंट जो है कि जिनके पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होंगे तो सब स्टेशन भी आप लोग विजिट किए होंगे, तो सब स्टेशन पर भी आप लोग को ट्रांसफार्मर देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर लगभग आपको सभी जगह दिख जाता है, क्योंकि हमारा पावर सिस्टम में जो हमारा पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम जब हम कह रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, जिसमें जनरेशन भी आ जाएगा, ट्रांसमिशन भी आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ साथ एक और चीज जोड़ दें तो प्रोटेक्शन। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन, ये चारों चीज को जोड़ दिया जाए तो हमारा पावर सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? पावर सिस्टम बन जाता है। फिर समझिएगा, जनरेशन, ठीक है ना, जैसे जनरेशन जहाँ पर जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो बहुत तरह का पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है और फिर इस इलेक्ट्रिकल पावर को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है और बाद में फिर उसी इलेक्ट्रिकल पावर को फिर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन को जोड़ दिया जाए तो पावर सिस्टम बन जाता है। तो ये जो पावर सिस्टम है एक बड़ा लार्ज नेटवर्क है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पावर सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क है और इस नेटवर्क में हजारों हजार ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हजारों हजार ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना। तो एक तरह से देखा जाए कि ट्रांसफार्मर इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ट्रांसफार्मर इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो सभी जगह यदि चले जाओगे तो ट्रांसफार्मर जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब कोई भी शुरुआत करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर शुरुआत करते हैं तो हम लोग ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर यदि आप समझ जाओगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि सभी मशीन आप समझने लगोगे चीज को, चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे वो डीसी मोटर हो, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि यदि इस ट्रांसफार्मर में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, इसमें बहुत सारा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि मैग्नेटिक सर्किट के बारे में आपको समझने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिज्म नहीं पढ़े हैं तो उसको भी जो है कि ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ोगे तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है कि निकल के आ जाएगा, ठीक। तो आसानी से जो है कि बाकी मशीन जो है कि आसानी से समझ में आएगा। अब बात आती है कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर है क्या। तो आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit with change in the level of voltage but without change in frequency through a medium of magnetic field. एक्चुअली ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। वाई स्टैटिक डिवाइस? बिकॉज ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, रोड के किनारे लगा हुआ रहता है
तो आप देखे होंगे कि क्या उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट है, क्या कोई घूमता है कोई चीज, क्या नहीं। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, कोई रिवॉल्विंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको बताएं कि ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रांसफार्मर पर हम क्या करते हैं, एसी इनपुट देते हैं। एसी कहने का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एसी इनपुट देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। क्या देते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो ट्रांसफर क्या कर ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमको फिर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट देने का काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जो कन्वर्सन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक डोमेन या कह सकते हो मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू होता है। अब ये मैग्नेटिक मीडियम क्या होता है, चीज को ऐसे समझिए। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दो वाइंडिंग होता है, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे को सेकेंडरी वाइंडिंग। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीएल थ्रेजा का वॉल्यूम 2 ले लीजिएगा। बीएल थ्रेजा का वॉल्यूम 2 दो आता है, एक वॉल्यूम 1 आता है और दूसरा आता है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 लेना है, समझ में आ रहा है चीज को, यहाँ पर वॉल्यूम 2 आपको लेके चलना है, ठीक। तो कहने का मतलब जो अभी हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर पर हम करते क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं। तो मान लो ये एक ब्लॉक है जिसको हम ट्रांसफार्मर कंसीडर करके चलते हैं। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफार्मर, ठीक है, दिस इज ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। इलेक्ट्रिकल इनपुट जब हम देंगे तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमको फिर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। क्लियर है, ये क्या करेगा, फिर से हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, ठीक। और ये जो ट्रांसफार्मर जो हमको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू ए मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या है सर, ये चीज को समझिएगा थोड़ा सा। एक हम बेसिक जो है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या कह सकते हो बेसिक डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ठीक है ना, जो कि खास तौर पे सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है। या फिलहाल अभी हम लोग आयरन कोर ही लेके चल लेते हैं। क्या कहते हैं, ये फिलहाल अभी आयरन का बना हुआ है कोर, और इसी कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग लपेट देते हैं। क्या करते हैं, वाइंडिंग लपेट देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का वाइंडिंग लपेट दिए तो एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। एक को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे को सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिस वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। लोड मतलब समझ रहे हो, लोड का मतलब यहाँ पर यदि हम घर में बात करें तो बल्ब मेरा लोड है, पंखा मेरा लोड है, टीवी लोड हो गया, फ्रिज लोड हो गया, ठीक है ना, एसी लोड हो गया, कूलर लोड हो गया, ये सब लोड है। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर, तो ये लोड हो गया। और इधर क्या है, मेरा सप्लाई है, तो ये हो गया मेरा सप्लाई, ठीक। तो जिस वाइंडिंग को हम लोग सप्लाई के साथ जोड़ते हैं उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग को हम लोग लोड के साथ जोड़ते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। मतलब द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यदि इस बेसिक फिगर से यदि हम जाए तो आप देख सकते हो कि दोनों वाइंडिंग के बीच में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। देखो तो दोनों वाइंडिंग के बीच में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, कोई कनेक्टिविटी है क्या, दोनों तार, दोनों वाइंडिंग का वायर कनेक्ट है एक दूसरा से, नहीं ना है, किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो
कि ट्रांसफार्मर में द वाइंडिंग आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर? दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। तो सर जब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है मतलब दोनों वायर अलग अलग है, तो फिर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? एनर्जी कैसे मेरा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं या मैग्नेटिक मीडियम कहते हैं। तो इसी मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मीडियम, चीज को समझिएगा। ये आप देख सकते हो दोनों वायर के बीच में, दोनों कॉइल के बीच में, दोनों वाइंडिंग के बीच में यहाँ पर एक कोर रख दिया गया है, जो कि खास तौर पे जैसे आपको बताया कि सिलिकॉन स्टील आयरन कोर भी ले सकते हो, सीआरजीओ मटेरियल होता है उसका भी बना हुआ रहता है। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में एक आयरन कोर रखा गया है, जिसके थ्रू जो है कि फ्लक्स का लिंकिंग होता है, फ्लक्स का लिंकिंग होता है किसके किसके बीच में? तो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग के बीच में, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग के बीच में। और इसी मैग्नेटिक डोमेन में क्या होता है, इसी मैग्नेटिक डोमेन में, या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मीडियम, जो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मीडियम। तो इसी मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर हो रहा है, बल्कि दोनों वाइंडिंग में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। मतलब सर कि इनपुट मेरा इलेक्ट्रिकल होता है, सर इनपुट मेरा इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है ना, इनपुट मेरा इलेक्ट्रिकल होता है, बीच में मीडियम, ठीक है ना, बीच में यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक मीडियम है। क्या है मेरा? मैग्नेटिक मीडियम है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मीडियम या मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो या मैग्नेटिक डोमेन भी कह सकते हो। तो बीच में मैग्नेटिक मीडियम है और फिर आउटपुट भी क्या है? आउटपुट भी मेरा इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट भी क्या है मेरा? इलेक्ट्रिकल है, बल्कि दोनों वाइंडिंग में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। दोनों वाइंडिंग जो है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होने के बावजूद भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दिस मैग्नेटिक मीडियम, थ्रू दिस मैग्नेटिक मीडियम। इसी को डिफाइन किया गया है कि ट्रांसफार्मर इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। क्यों स्टैटिक डिवाइस? क्योंकि ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई रिवॉल्विंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। फिर भी ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसी को तो हम डिफाइन किए हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू ए मीडियम ऑफ मैग्नेटिक डोमेन या मैग्नेटिक फील्ड। साथ साथ डेफिनेशन में यदि ध्यान दोगे, ठीक है ना, तो डेफिनेशन में एक और चीज हम ऐड किए हैं। क्या ऐड किए हैं? तो डेफिनेशन फिर से सुनिएगा और फिर चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर इट इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विच चेंज इन द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, विच चेंज इन द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब वोल्टेज और करंट के लेवल को घटाता है और बढ़ाता है, वोल्टेज और करंट के लेवल को घटाता है और बढ़ाता है। यही तो मेन इसका पर्पस है। इसका ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि ट्रांसफार्मर में जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है ना, मान लो जब इनपुट हम दिए 11 वोल्ट, मान लो 11 केवी, 11 केवी मान लो, तो इस 11 केवी को क्या करेगा? मेरा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना। या हो सकता है यदि मेरा सप्लाई मेरा 440 वोल्ट हो तो 440 वोल्ट को इसको हो सकता है क्या करेगा? मेरा 11 केवी को हाई वोल्टेज में कर दिया, या हो सकता है इस 11 केवी को हमारा क्या किया? हमारा लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 40 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका कहाँ पर किस तरह का ट्रांसफार्मर है, उस हिसाब से एक्चुअली ट्रांसफार्मर करता क्या है
ये जो है कि वोल्टेज लेवल को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। और जब आगे चल के आप देखिएगा कि वोल्टेज लेवल घटने और बढ़ने से जो है कि करंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब करंट का लेवल भी घटता और बढ़ता है, जो कि आगे चल के आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो मेन एप्लीकेशन क्या हो गया, ट्रांसफार्मर का मेन एप्लीकेशन क्या हो गया, तो मेन एप्लीकेशन, मेन पर्पस क्यों यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज लेवल को घटाने और बढ़ाने के लिए। यही चीज तो में हम लोग यहाँ डेफिनेशन में ऐड किए हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which transfer the electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit with change in the level of voltage and current but without change in frequency through a medium of magnetic field और magnetic domain। समझ में आ रहा है चीज को हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। अब बात आती है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है हमारा जनरेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वो कितना है हमारा। तो आपको बता दें कि इंडिया में जो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, वो मेरा 50 हर्ट्ज है। कितना है मेरा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एक तरह से हम कहे कि यदि मेरा 50 हर्ट्ज पर यदि हम सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट भी मेरा 50 हर्ट्ज ही होगा। क्लियर है, इनपुट यदि मेरा 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट भी क्या होगा, 50 हर्ट्ज ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। तो यदि ये सब जो भी हम डिस्कशन किए, तो इस पूरे डिस्कशन को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन बन के आ जाएगा। क्या बताए अभी हम, बताए कि ट्रांसफार्मर इट इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विच चेंज इन द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट थ्रू ए मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, ठीक है ना। हम लोग चीज को और डिटेल करेंगे जब अगले लेक्चर में, जब हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे तो फिर से इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एक डिफरेंट वे में विथ प्रॉपर डायग्राम, ठीक है ना। पूरे चीज को एक एक चीज को बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज जो हम लोग सिर्फ बेसिक पर फोकस कर रहे हैं, डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, पहला लेक्चर है हमारा, ठीक। तो एक एक चीज को हम लोग जो है कि आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, हम लोग ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को भी जैसे आपको बताया ना कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को क्लासिफाइड किया गया है, बिल्कुल उसी तरह ट्रांसफार्मर को भी क्लासिफाइड किया गया है। तो अलग अलग फैक्टर के आधार पर ट्रांसफार्मर को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, एक को हम लोग कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरे को कहते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन फेजेस देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो तरह का, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। फेज के आधार पर दो तरह का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन वाइंडिंग अरेंजमेंट, वाइंडिंग अरेंजमेंट के आधार पर 3 तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक को हम लोग सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये पहला वाइंडिंग, ये दूसरा वाइंडिंग, इसको हम लोग 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरह 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी होता है, जिसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी भी होता है। जैसे यहाँ देखे ना प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा एक और वाइंडिंग होता है जिसको हम लोग टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं। तो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। बिल्कुल उसी तरह ट्रांसफार्मर को और भी क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे बेस्ड ऑन लेवल ऑफ वोल्टेज, एक को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, दूसरे को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे अभी हम डेफिनेशन में आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर इट इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विच चेंज इन द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है तो हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को घटाता है उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। समझ में आ रहा है चीज को यहाँ पर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज लेवल के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। बिल्कुल उसी तरह
मेजरमेंट के आधार पर, ठीक है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। बेस्ड ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह का ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं हम लोग सीटी और दूसरे को कहते हैं पीटी, मतलब करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि आपको स्पेशल ट्रांसफार्मर में पढ़ने को मिलेगा। स्पेशल ट्रांसफार्मर में हम लोग करेंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन पावर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन पावर एप्लीकेशन दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक को हम लोग कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर और दूसरे को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो सब स्टेशन पर लगा हुआ रहता है। आप लोग सब स्टेशन देखे होंगे, ठीक है ना, आप लोग बहुत हो सकता है कि जब ट्रेन से जाते होंगे तो जो है कि पटरी के किनारे एक आध सब स्टेशन जरूर देखे होंगे, या हो सकता है कि पटना में हो या अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वहां पर बहुत सारा सब स्टेशन है, आपको देखने को मिला होगा। और यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे, जब अभी स्टार्ट ही किए हो तो चीज को आप लोग अब जो चीज पर अब जब एक्चुअली क्या है ना कि अब जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ना स्टार्ट किए हो तो आप जो है एक एक चीज को पोल पर आपको अब देख के चलना होगा, ठीक है ना, फोकस करना होगा, कंडक्टर्स को देखना होगा, हमारा वहां पर ट्रांसफार्मर को देखना होगा। तो चीज को जब ऑब्जर्व करोगे ना तो और ज्यादा जो है कि बेस जो है मजबूत होता है, चीज क्लियर होता है। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है वो सब स्टेशंस पे लगे हुए रहते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कहाँ है मेरा, वो जो कॉलोनी है कॉलोनी में लगा हुआ रहता है। देखे होगे हमारा कॉलोनी के एकदम स्टार्टिंग में हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, या रोड के किनारे में भी लगा हुआ रहता है ना इस तरह का। तो आप लोग को बहुत सारा उस तरह का ट्रांसफार्मर दिख जाएगा जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो पावर सिस्टम एप्लीकेशन के आधार पर दो तरह का ट्रांसफार्मर हो गया, कौन सा, एक पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसी तरह ट्रांसफार्मर को भाई क्लासिफाई किया गया है। अभी फिलहाल हम पूरा नहीं बताएंगे चीज को, ठीक है ना, अगले लेक्चर में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे और भी ट्रांसफार्मर है, एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल कूल ट्रांसफार्मर, एक को हम लोग कहते हैं फोर्स कूल ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं हम लोग पल्स ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है जो कि आगे चल के हम लोग एक एक करके सभी ट्रांसफार्मर को जो है कि डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले तो हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो स्पेशल ट्रांसफार्मर हो, ठीक है ना, सबका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, ये सब सेम ही होता है, ठीक है ना। सबका एप्लीकेशन अलग अलग जगह है, ठीक है, सबका एप्लीकेशन क्या है मेरा, अलग अलग जगह है। क्लियर है। जैसे मान लो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, तो दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग जगह है, ठीक है ना। हमारा कुछ डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन है। अब जैसे बताया कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन है, वाइंडिंग अरेंजमेंट के आधार पर तो कहीं सिंगल वाइंडिंग, कहीं 2 वाइंडिंग, कहीं 3 वाइंडिंग। तो आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में तो एक एक चीज के बारे में आपको जो है कि बताया जाएगा, कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज किया जाता है, किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, अंदर में कैसा डिजाइन होता है, ठीक है ना, वाइंडिंग कहाँ प्लेस करते हैं, किस तरह का हम लोग जो है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, कोर किस चीज का बना हुआ है, ट्रांसफार्मर का टैंक जो होता है वो किस चीज का बना हुआ है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है तो ऑयल जो है कौन सा ऑयल हम लोग यूज करते हैं, टर्मिनल बुशिंग्स होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर देखोगे ड्रम होता है ना, हमारा टैंक होता है जिसको हम लोग टैंक कहते हैं, तो वो टैंक किस चीज का बना हुआ रहता है, उस टैंक का मेन पर्पस क्या है, ठीक है ना, हमारा क्यों वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए कि ट्रांसफार्मर का जितना भी पार्ट्स है, ठीक है ना, जो भी एसेंशियल पार्ट्स है वो सारे एसेंशियल पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट्स को आपको बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है, कहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है, तो हर एक पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि क्लासिफिकेशन के बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, और कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो वर्किंग प्रिंसिपल में आपको बताया जाए कैसे ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई करता है। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हम बताएंगे, किस चीज का, तो मैग्नेटिज्म का
मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है ना, हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल पढ़ना होगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, परमियाबिलिटी क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद परमिटिविटी क्या होता है, सारे मीडियम के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में, ठीक है ना, कुछ लॉज है हमारा, जैसे फेराडेज लॉ हो गया, तो फेराडेज लॉ के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा, ठीक है ना, फिर फेराडेज लॉ एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम लोग जो है कि देखेंगे कि फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, वाइंडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि वाइंडिंग, यदि हम वाइंडिंग और करंट के डायरेक्शन को यदि चेंज करेंगे तो फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा, कपलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक कपलिंग जिसको कहते हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक कपलिंग, नेगेटिव मैग्नेटिक कपलिंग, दो तरह का होता है, ठीक है ना, इस तरह का। तो ओवरऑल देखा जाए कि बेसिक फंडामेंटल पूरा डिस्कस करेंगे, एमएमएफ क्या होता है, ठीक है ना, रिलक्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बेसिक में चले जाएंगे, जैसे मैग्नेट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना, कैसे नॉर्मल मैग्नेट काम करता है, ठीक है, इसके बारे में। तो वो सब चीज हम लोग थोड़ा डीसी मशीन में पढ़ेंगे, डीसी मशीन में, ये डीसी मशीन में मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ डायरेक्टली हम लोग मैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, और यहाँ पर हम लोग मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जहां पर जिस चीज का जरूरत होगा, जो भी फंडामेंटल्स का जरूरत होगा, उस फंडामेंटल्स को भी हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग जो है कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो आपको बता दें, नॉर्मली हम लोग दो तरह का लॉस लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअली होता बहुत चार तरह का लॉस है, लेकिन हम लोग जो है कि लिखते हैं दो ही तरह का, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे चार तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस। एक तो मेन लॉस आपको बता दे, एक होता है मेरा कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस मतलब आयरन लॉस, जो कि दो लॉसेस से बना हुआ है, एक को हम लोग कहते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस और दूसरा हो गया मेरा ईडी करंट लॉस। बिल्कुल उसी तरह कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस जिसको हम लोग वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉस। इसके बाद भी कुछ और भी लॉसेज होता है, स्ट्रे लोड लॉस होता है मेरा, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, तो जिसको इंसुलेशन लॉस भी कहते हैं हम लोग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस के बारे में हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे, और जब लॉसेस समझ जाएंगे तो फिर ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी पर डिस्कस करेंगे। समझ में आपको बता देते हैं कि बाकी सभी इलेक्ट्रिकल मशीन के तुलना में ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इफिशियंसी लगभग 98 से 99%, 98.5 और यू कैन से 99%, मतलब बाकी सभी मशीन के तुलना में ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है, 98.5%। अब इस पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर 98.5% होता है क्यों सर? तो सीधा इसका आंसर एक लैंग्वेज में हम कहे, एक लाइन में कहे तो हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट डज नॉट कंटेन एनी रोटेटिंग पार्ट, रिवॉल्विंग पार्ट, इसलिए ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। और मैकेनिकल लॉस नहीं होता है जैसे फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, इस तरह का कोई भी लॉस नहीं होता। और जब कोई भी लॉस नहीं होता तो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो है वो बहुत हाई होता है। समझ में आ रहा चीज को यहाँ पर? तो बाकी मशीन के तुलना में ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो है कि बहुत हाई होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इफिशियंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफिशियंसी के लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना, कैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना, अलग अलग लोड पर, ठीक है ना, जब मेरा लोड भी हो सकता है अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो लोड हो सकता है, लोड मेरा रेसिस्टिव लोड हो सकता है इंडक्टिव लोड हो सकता है कैपेसिटिव लोड हो। तो अलग अलग लोड पर हम लोग ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है हमारा, एक्चुअली वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है और कैसे जो है कि हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। और आपको एक तरह से यहाँ पर देखने को, रेगुलेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना, कोई चीज को बढ़ाना घटाना इस तरह का, जिसको हम लोग रेगुलेट वर्ड यूज करते हैं खास तौर पे, ठीक है ना। मतलब वोल्टेज लेवल में चेंजेस आपको दिखेगा, मतलब लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोड घटाएंगे तो क्या होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर,
तो वो वोल्टेज में क्या चेंजेस आ रहा है, तो उस चीज चेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब जब ट्रांसफार्मर को फुल लोड में वर्क कराएंगे तब क्या होगा, हाफ लोड में काम कराएंगे तो तब क्या होगा, तो उस चेंज इन वोल्टेज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। साथ साथ लोड के वेरिएशन में जो है कि लॉसेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, और लॉसेस पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो मशीन के इफिशियंसी पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग जो है कि समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा बहुत सारा टॉपिक है जो कि ट्रांसफार्मर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि फेजर डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम में हम लोग शुरू में डिस्कस करेंगे, जब इक्विवेलेंट सर्किट जब पढ़ेंगे ना तो वहीं पर हम लोग फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का जो है कि डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद टेस्टिंग पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को निकालने के लिए दो तरह का टेस्ट होता है, एक डायरेक्ट टेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट स्मॉल रेटिंग ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाता है, और जो इनडायरेक्ट टेस्ट है वो हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट टेस्ट में दो तरह का टेस्ट है, एक को हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं और दूसरे को हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के मदद से हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को निकालते हैं, लॉसेस को निकालते हैं, जिसके मदद से हम मशीन के परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कोई भी टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, यदि हम कोई टेस्ट ले रहे हैं, मान लो एग्जाम ही देते हो, तो एक तरह से एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, क्यों देते हो, क्योंकि उससे आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह ट्रांसफार्मर पर भी हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसके मदद से हम ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करेंगे। और जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो इफिशिएंसी और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर, तो इस चीज के बारे में हम लोग जो है कि ट्रांसफार्मर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग को थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यदि आप डिटेल में समझ जाओगे तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बहुत आसान हो जाएगा। इसमें भी दो तरह का थ्री फेज टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग डिफरेंस कंपैरिजन भी कर लेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बीच में। उसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर का हम लोग अलग अलग टाइप कनेक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट कनेक्शन। जैसे आपको पता होगा कि दो तरह का सिस्टम है हमारे पास, एक सिंगल फेज सिस्टम और एक थ्री फेज सिस्टम। तो जैसे कि आप जानते हो कि थ्री फेज सिस्टम कैन बी कनेक्टेड आइदर इन स्टार और डेल्टा, है ना, क्योंकि हम लोग थ्री फेज सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इंटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब इंटर कनेक्ट कर सकते हैं मतलब एक थ्री फेज सिस्टम को स्टार में जोड़ सकते हैं और डेल्टा में भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल हो सकता है मे भी आप नहीं जानते हो, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है कि बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हो, स्टार डेल्टा जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट में भी हम लोग पढ़े। ठीक, लेकिन लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो हो सकता है आप लोग पढ़ोगे चीज़ को, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ के आएंगे, 12th पास करके आएंगे तो उसको बहुत आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे, थ्री फेज सिस्टम कैन बी इंटरकनेक्टेड, दैट इज इट कैन बी कनेक्टेड आइदर इन स्टार और डेल्टा। क्लियर है, तो स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो है कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है ना, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। इसके बाद और भी कनेक्शन होता है, ठीक है ना, स्टार जिगजैग कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा जिगजैग कनेक्शन, इस तरह का जो कनेक्शन होता है। लेकिन जिगजैग के बारे में हम लोग को नहीं डिस्कस करना है, हम लोग को स्टार और डेल्टा पर ही फोकस करना है। उसके बाद क्लॉक डायग्राम भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, क्लॉक डायग्राम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, उसका एप्लीकेशन, ठीक है ना, उसमें भी हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है कि स्पेशल ट्रांसफार्मर में चले आएंगे। स्पेशल ट्रांसफार्मर में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करेंट ट्रांसफार्मर के बारे में, सीटी जिसको कहते हैं, उसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में जिसको हम लोग पीटी कहते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ट्रांसफार्मर वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना। उसके बाद
हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोलेट करने का काम करता है, दो सर्किट को, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है, ठीक है ना, जिसको 1:1 ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को हम लोग 1:1 ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए, हो सकता है बहुत सारा टॉपिक इसमें छोड़ दिए हो अभी फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन आपको अब बता दें, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम लोग जो है कि एक एक चीज को बारीकी से चीज को समझते हुए जाएंगे। काफी बड़ा है, इजी नहीं है, ठीक है, काफी जो है कि लंबा है, ठीक है ना हमारा। और हम लोग जब आप लेक्चर तो एक भी छोड़ना ही नहीं है, वीडियो गैप करना ही नहीं है चीज को, आपको एक एक चीज जो है कि कोरिलेट करते हुए जाएंगे। हम इस तरह बताएंगे कि एक वीडियो के बाद अगला वीडियो जो होगा पहले वाले वीडियो से रिलेट होगा, फिर सेकंड वीडियो यदि आप देख ले तो थर्ड वीडियो जब देखोगे तो सेकंड वाले से रिलेटेड होगा। हम कुछ इस तरह का अप्रोच करने जा रहे हैं जिससे कि चीज को आसानी से आप लोगों को समझ में आए। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर? तो एक एक वीडियो आप लोग को देखना है, फोकस करना है। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यूनिट नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और जैसे कि आपको बताया कि एक बुक आप लोग खरीद लोगे, BL थ्रेजा का बुक वॉल्यूम 2, ध्यान में रखना है, वॉल्यूम 2 BL थ्रेजा किताब खरीद लोगे, ठीक है ना। ऐसे मार्केट में बहुत सारा बुक है, बहुत सारा पब्लिकेशन है, आपको मिल जाएगा, ले सकते हो, कोई भी बुक खराब नहीं होता, फिर बता रहे कोई बुक खराब नहीं होता, ठीक है ना। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस चीज को, कैसे चीज को पढ़ते हो, ठीक है ना। बुक इसलिए लेना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन फेस करना है कि नहीं, तो कंपटीशन फेस करने के लिए बुक का थ्रोली स्टडी करना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा दिया जाएगा, ठीक है ना, जिससे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम यदि देते हो तो उससे जितना भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसके लिए चीज़ को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।